अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ रीड कर रहे हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास आप में किसी के पास अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी आरसीसी डिज़ाइन सिविल 354 के पेपर बी ए का भी है तो 2022 के फर्स्ट एनुअल के ये जो पेपर्स हैं वो आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं जो है इस पेपर के खास तौर पे करें ताकि इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं न्यूमेरिकल्स के वो सोल्व किए जा सकें। ठीक है जी। तो हम अभी डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे सिविल 354 के चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो फार्मूलाज हैं वो आपने अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेने हैं। ठीक है। और ये चैप्टर है चैप्टर 14, टी और एल बीम का डिज़ाइन। पहला सवाल है कि टी बीम की तारीफ करें। देखिए, मुस्तकिम सीमेंट कंक्रीट आरसीसी की तामीरात में अगर बीम और स्लैब को यकजान तमीर किया जाए, तो अगर बीम स्लैब के दरमियान बनाया गया हो तो इस बीम को टी बीम कहा जाता है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, एल बीम की तारीफ करें। मुस्तहकिम सीमेंट कंक्रीट आरसीसी की तमीर में अगर बीम और स्लैब को यकजान यानी मोनोलिथिक तमीर किया जाए और बीम स्लैब के आखिरी किनारे पर बनाया गया हो तो इस बीम को एल बीम कहा जाता है। इसी तरह दोनों में फ़र्क क्या होगा कि टी बीम की शक्ल अंग्रेज़ी के हरफ जो है वो टी जैसी बनती है। अगर बीम स्लैब के किनारे पर वाक़या हो तो इसको एक तरफ स्लैब होती है, मतलब इसके एक तरफ स्लैब होती है और दूसरी तरफ खाली होती है, जगह खाली होती है। ऐसे बीम की शक्ल अंग्रेज़ी के हरफ या हरूफ एल जैसी होती है, इसीलिए ऐसे बीम को एल बीम कहा जाता है। या फिर ये डेफिनेशन नहीं लिखने की बजाय आप दोनों डेफिनेशंस को लिख दें, ठीक है, ताकि दोनों का डिफरेंस क्लियर हो सके। उसके बाद आ जाएगा टी और एल बीम के फ़वाइद क्या हैं, हम ये दोनों बीम क्यों बनाते हैं। तो टी और एल बीम के फ़वाइद दर्ज झैल हैं। नंबर 1, ऐसे बीम बनाने से बीम का छोटा साइज़ ही काफ़ी होता है, जो दिखने में खूबसूरत लगता है, ठीक है। नंबर 2, ऐसे बीम बनाने से कंक्रीट और स्टील की कम मिकदार इस्तेमाल होती है, जिससे बचत होती है। नंबर 3, टी और एल बीम बनाने से ये स्लैब के साथ यकजान बन जाते हैं, जिससे ये एक दूसरे को मजबूत करने का बाइस बनते हैं। और नंबर 4, बीम और स्लैब के लिए एक साथ फॉर्मवर्क बनाया जाता है। इस तरह एक ही दफ़ा कंक्रीट कास्टिंग होती है, जिससे वक़्त में बचत होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन 5, टी बीम और एल बीम सिंपली सपोर्टेड हों तो इसकी कुल गहराई यानी ओवरऑल डेप्थ जो है वो कैसे मालूम की जाती है। ओवरऑल डेप्थ के फार्मूले ये देखें कि अगर सिंपली सपोर्टेड है तो आपने एल डिवाइड बाई 12 से लेकर एल डिवाइड बाई 15 तक का जो कांस्टेंट ये फार्मूला यूज करना है ओवरऑल डेप्थ के लिए। और अगर कंटिन्यूअस बीम है, जो मुसलसल बीम है, तो उसमें आपने डेप्थ जो ओवरऑल डेप्थ है वो आपकी इक्वल हो जाएगी एल डिवाइड बाई 18 से लेकर एल डिवाइड बाई 20 तक फॉर लाइट लोड, अगर उस पर हल्का फुल्का लोड आ रहा है। और अगर आपका लोड उसमें मॉडरेट लोड है तो एल डिवाइड बाई 15 यूज़ करेंगे। और अगर आपका हैवी लोड आ रहा है तो एल डिवाइड बाई 12 यूज़ करेंगे। ये 15 है, ठीक है, थोड़ा सा रेज हुआ हुआ है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि टी बीम के फ्लैंज की चौड़ाई किस तरह मालूम की जाती है। टी में ना एक फ्लैंज होता है, एक वेब होती है, वो शक्ल अब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की जा सकेगी, लेकिन ये आपने दोनों गूगल करेंगे ना तो आपको फ्लैंज और वेब दोनों का पता चल जाएगा। फ्लैंज की चौड़ाई कैसे मालूम करते हैं आप किसी भी टी की, कि बी एफ जो आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ब्रेथ ऑफ टी बीम बोलते हैं जिसको, ब्रेथ ऑफ टी बीम इज इक्वल टू आपका एल एन डिवाइड बाई 8 प्लस डब्ल्यू बी डब्ल्यू, ठीक है। और वेयर इसमें एल एन जो है ना वो क्लियर स्पैन है। इसी तरह बी एफ डिस्टेंस जो है वो इसके अंदर रिब का है। और बी एफ जो आपका बी डब्ल्यू प्लस 16 एच, ये बस आपको याद करने हैं, ठीक है ना। ये फैक्टर आपको वैल्यूज फार्मूले हैं बेसिकली याद करने हैं। इसी तरह एल बीम के फ्लेंज की चौड़ाई, अब वो टी बीम था, ये एल बीम है, इसके फ्लेंज की आपने चौड़ाई मालूम करनी है। तो बी एफ का इसका भी ये फार्मूला अब ये आप ही को याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन 7 हो गया, सॉरी 8 के अंदर देखें, टी और एल बी में कंक्रीट कवर को किस तरह मालूम किया जाता है। हाँ, ये चीज़ है, ये कहता है कंक्रीट कवर राउंड राउंड दी स्टील बार, यानी जो सरिये जो गोल शक्ल का सरिया है, इसके आपने उसका क्या आप रखा है, अगर आपने 20 mm यानी 0.75 इंच और इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बार विच एवर इज ग्रेटर
for up to 25 millimeter, 1 inch dia bar and 40 millimeter, 1.75 inch for more than 25 millimeter 1 inch dia bar। यानी इस तरह आपने करना है कि अगर आपने 20 मिलीमीटर यानी 0.5 इंच और इसके इक्वल अगर आपका डाया है, तो आपने उसको 25 मिलीमीटर से 1 इंच तक आपने कंक्रीट कवर रखना है। अगर आप 40 मिलीमीटर का डायो बार यानी 1.75 इंच का डायो बार यूज़ कर रहे हैं, तो आपने 25 मिलीमीटर यानी 1 इंच से ज़्यादा के आपने जो है ना इसका कंक्रीट कवर देना है। यानी कंक्रीट कवर आपके डायो बार से ज़्यादा ही रखना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन 9 आ जाएगा, टी और एल बीम में लीवर आर्म किस तरह मालूम किया जाता है? लीवर आर्म का फार्मूला है डी इज इक्वल टू, ये देख लें, एच एफ डिवाइड बाई टू। बस ये है, एच एफ आपका थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, ये स्लैब जो भी थिकनेस है, ठीक है। और उसके बाद आगे आपका आ जाएगा सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए सी आई कोड। तो ए सी आई कोड के मुताबिक जो है ना, एएसआई कोड लिख दिया, ये एसीआई कोड, एएसआई कोड नहीं है मेरा ख्याल, ये एसीआई कोड ही है। इसके मुताबिक टी और एल बीम के फ्लैंज की मूवमेंट बर्दाश्त करने की सलाहियत कैसे मालूम की जाती है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो है ना इस तरह का इसका एक नाम है, मुझे ये भी याद नहीं है, भूल जाता है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है ना आपका, ये टी और एल बीम का, वो आप ये एम एफ से निकालते हैं। ये फार्मूला अब आपको याद करिए, पहले भी हमने मेरा ख्याल ये पढ़ा, मिलते जुलते हैं फार्मूले, तो ये भी आपको जो है ना याद करना है। इसी तरह यहाँ पर देखिए एसीआई कोड के मुताबिक टी बीम और टी या एल बीम के लिए स्टील की मिकदार अगर आपने मालूम करनी है, ए एस टी होगा, ए एस एफ लिखा हुआ है, चलें फ्लेंज के हिसाब से है, ठीक है। तो ए एस एफ के लिए ये फार्मूला आपको याद करना है। इसी तरह एसीआई कोड के मुताबिक टी और एल बीम की स्टील की मिकदार मालूम करनी है, ए एस डब्ल्यू, और इनके कोई नाम है, ठीक है। यहाँ पर शायद मेंशन किया किया हो, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील, ASW लिखा हुआ है, ठीक है। तो वह ये फार्मूले हैं, ये आपको एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकता, ये भी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अगर करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर इसकी अल्टरनेटिव आपको थ्योरी के क्वेश्चन फोकस करने हैं, ताकि अगर आप फार्मूलाज नहीं लिख सकेंगे तो उसकी जगह पर फिर आपको डेफिनेशन वाली चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने कर लेनी है, सही है। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन 14, सॉरी चैप्टर 14 को, और आपने देखा कि चैप्टर 14 के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, डेफिनेशंस तो हैं ही हैं, कुछ थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन इसमें अब क्या करूँ मैं, फार्मूले में एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसमें हम ये फार्मूला यही लगाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल करने के लिए भी आपको ये फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये बात आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ़ॉर्मूलाज़ को याद करते हैं या नहीं करते। करने का तरीका क्या है कि आपने बार-बार लिखें, बार-बार लिख के याद कर सकेंगे, अदरवाइज़ टाइम मारना पड़ना है आपको। और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो फिर एक नए लेवल पे चली जाएगी, और हमारा इन शॉर्टेज ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम इनके फ़ॉर्मूलों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना, आप इन चीज़ों को, फ़ॉर्मूलों को याद कर लें, डेफ़िनिशन कर लेंगे। तो इसके साथ ही आपको रिक्वेस्ट की थी पेपर के हवाले से, पेपर मिल जाता है तो मैं उसके न्यूमेरिकल्स लॉन्ग जो है वो सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, और वीडियो शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन आइकन पर क्लिक भी कर दें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।